प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक युग में राष्ट्रीय सुरक्षा का बदलता स्वरूप। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस वैज्ञानिक युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये सामान्य बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रत्येक राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता है। सब लोग परिचित हैं इससे। भाई, हम पहली ज़रूरतें अपनी सुरक्षा को ही देते हैं। ठीक है, एक राष्ट्र भी सबसे पहली आवश्यकता मानता है कि हमारी सबसे पहले हम सुरक्षित रहें। ठीक है, सर्वप्रथम हम यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की विभिन्न अवधारणाओं का ही अध्ययन करेंगे। पहला नंबर है पारंपरिक अवधारणा। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, मित्रों पारंपरिक का मतलब अभी तक जो परंपराओं में चली आ रही है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की अवधारणा पारंपरिक अवधारणा कहलाती है। इस समय तक राष्ट्रों की सुरक्षा के निम्न दायित्व होते थे। क्या क्या होते थे? राज्य की संप्रभुता, किसी राष्ट्र के अधीन न होने पाए जिसके कारण राष्ट्र की संप्रभुता खतरे में पड़ जाए। संप्रभुता का अर्थ पहले आप लोग समझ लीजिए। संप्रभुता का अर्थ होता है कि राष्ट्र अपने आंतरिक एवं बाह्य कार्यों में स्वतंत्र, यानी पूर्ण, अगर आप आज़ाद हैं, अपने यहाँ हमारे द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट बिना किसी दबाव के हमारे लिए, हमारे ऊपर ये हमारे बारे में निर्णय ले सकती है। ठीक है, तो वो राष्ट्र संप्रभु है, अर्थात गवर्नमेंट वही संप्रभु है जो चाहे वो अपनी इच्छा से कर सके, गुलामी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है सीमाओं की सुरक्षा। क्षेत्र विस्तार के लिए राष्ट्र प्रायः सीमाओं पर ही आक्रमण करते थे और अन्य राज्यों या उनके भूभागों पर अधिकार कर लेते थे, अर्थात राष्ट्र का मुख्य दायित्व होता था किसी प्रकार से अपनी सीमाओं की रक्षा करे। भाई पहले यही होता था, राज्य अपने पड़ोसियों पर आक्रमण करते थे, उनके राज्यों को हड़प कर जाते थे या कुछ ज़मीनों पे अधिकार करके अपने राज्य का बढ़ा लेते थे कि हमारा राज्य जो अभी तक 50 वर्ग किलोमीटर में है 100 हो गया, 150 हो गया। ठीक है, तो सीमाओं की सुरक्षा भी उस समय महत्वपूर्ण होती थी। ये है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की बात। इस समय तक आप देखेंगे विश्व में बहुत से राष्ट्र लुप्त हो गए, छोटे छोटे राज्य हैं, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, है ना। ठीक है, चलिए अगला है क्षेत्रीय अखंडता। राष्ट्र को विभाजित होने से बचाना भी राष्ट्रों का उत्तरदायित्व होता है, यानी खंडित ना होने पाए। भाई अगर एक राष्ट्र ने दूसरे पे आक्रमण करके उसके आधी भूमि पर कब्जा कर लिया तो राष्ट्र तो खंडित हो गया ना। तो वही है अखंडित करना। या फिर राष्ट्र में रहने वाली जनता ने अगर अपना विभाजन स्वीकार कर लिया, अपने आप को बांट दिया, तब भी राष्ट्र जो है अखंडित हो गया, खंडित हो गया। ठीक है, आंतरिक शांति एवं उसकी सुरक्षा। राष्ट्र के नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना भी राष्ट्रों का दायित्व होता था, जिससे राष्ट्र में शांति बनी रहे और जनता में कोई असंतोष ना पैदा हो जो राष्ट्र में आंतरिक खतरे उत्पन्न कर दे। उस समय जो है ये भी जो है एक राष्ट्र की जरूरत थी, राष्ट्रीय सुरक्षा का ही एक भाग था। ठीक है, ये अंदर शांति बनी रहे, राष्ट्र के नागरिकों में उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, राष्ट्र के प्रति विद्रोह, ये सारी भावनाएं उत्पन्न ना होने पाए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक अवधारणा। यह 1942 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य की सुरक्षा के अंतर्गत राष्ट्र की उत्तरजीविता को भी शामिल कर लिया गया। उत्तरजीविता का मतलब होता है मित्रों जरूरतें। ठीक है, उसके पहले केवल आक्रमण से बचाव, सीमाओं की रक्षा, वो फिर मारपीट लड़ाई झगड़े वाली बात थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब मारपीट लड़ाई झगड़े की बात समाप्त हो गई। वो तो एक प्रकार का रक्षा का भाग है ही, सुरक्षा का, लेकिन राष्ट्र की जो जरूरतें हैं उसको भी सुरक्षा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। ठीक है, दो विश्व युद्धों को अपने सामने देखने के बाद तथा परमाणु बम की भयंकरता एवं जापानी नगरों की बर्बादी के बाद राष्ट्रों द्वारा शांति की तलाश का प्रयास प्रारंभ कर दिया गया। इसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। विज्ञान एवं तकनीकी युग के तेज व संतुलित विकास का प्रयास शुरू हो गया। शक्ति संतुलन का विकास हुआ। शक्ति संतुलन का मतलब दो राष्ट्रों की शक्ति अगर बराबर है तो उनमें युद्ध नहीं होगा। ठीक है, अगर दो राष्ट्रों की शक्ति बराबर है तो समझ लीजिए उनके बीच युद्ध नहीं होगा। राष्ट्रों के बीच युद्ध कब होता है? जब शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, शक्ति का संतुलन जब बिगड़ जाता है तभी राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। ठीक है, अगला है सामूहिक सुरक्षा का विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
सामूहिक प्रतिरक्षा का विकास, व्यक्तिगत सैन्य संगठनों के माध्यम से सामूहिक प्रतिरक्षा का भी प्रयास किया गया है, जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो आदि की स्थापना की गई है। ठीक है। भयादोहन, परमाणु हथियारों के चलते भयादोहन का जन्म हुआ, जिसने महाविनाशक परमाणु युद्धों को रोकने का कार्य किया है। अगला है सुरक्षा एवं शांति की तलाश के विकल्प भी सामने आए। सुरक्षा के विषय, साधन एवं दायित्व का लगातार प्रसार हुआ है। यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विचारधारा साथ साथ चल रही है। नवीन अवधारणा या गैर पारंपरिक अवधारणा, इसका जन्म 1990 के बाद प्रारंभ हुआ। इसमें आर्थिक हितों की सुरक्षा, विभिन्न प्रकार के आर्थिक संगठनों का जन्म हुआ। राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कार्य को प्राथमिकता दी, क्योंकि अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ने लगा। ऊर्जा की सुरक्षा, बढ़ते ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की तलाश शुरू हो गई, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा आदि। पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण खतरा भी विश्वव्यापी खतरे के रूप में सामने आया, जिससे सुरक्षा के लिए विभिन्न सम्मेलनों के रूप में प्रयास प्रारंभ हो गया। खाद्यान्न सुरक्षा, बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या का जन्म हुआ। अधिक पैदावार के लिए राष्ट्रों का उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग, अधिक उर्वरक प्रयोग से खेतों की शक्ति का कम होना, ये भी तो एक प्रकार का खतरा ही है। खाद्यान्न तो बढ़ा, लेकिन जो है खेतों की शक्ति कम होती चली गई। जन केंद्रित सुरक्षा, सुरक्षा को मानव केंद्रित करने का प्रयास किया गया। आतंकवाद एक विश्वव्यापी खतरे के रूप में सामने आया। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व इस खतरे के अधीन है। विप्लव, आंतरिक सुरक्षा के खतरे के रूप में कुछ राष्ट्रों का जन्म हुआ। ठीक है, कुछ राष्ट्रों का जन्म हुआ जो विप्लव के कारण। तस्करी, बिना कानूनी कार्यवाही के खरीद फरोख्त करना, सीमा पार उत्पन्न खतरे, जो तस्करी वगैरह है वही है तस्करी। और उसके बाद मानवाधिकार भी सामने आया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।